गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 8 और इसमें जो आपके विभिन्न वित्तीय स्रोत हैं जहां से बड़ी बड़ी कंपनियां उधार ले सकती हैं कंपनी को चलाने के लिए, वो स्रोत हम पढ़ रहे हैं। हम आज पढ़ेंगे 8वां जो स्रोत है, यानी कौन सा ऐसा स्रोत है जिससे और कंपनियां उधार ले सकती हैं। तो 7 पॉइंट्स अपन पढ़ चुके हैं। आज 8th पॉइंट है आपके ऋण पत्र यानी डिबेंचर्स। अब ये जो ऋण पत्र या डिबेंचर्स हैं ये एज ए लोन होते हैं कंपनी के लिए। जिस तरह से कंपनियां शेयर जारी करती हैं मार्केट में और जनता से पैसा उधार लेती हैं शेयर के माध्यम से, ऐसे ही कंपनियां ऋण पत्र भी मार्केट में जारी करती हैं और जनता से पैसा उधार लेती हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो शेयर जारी किए जाते हैं उनके बदले में कंपनी को देना पड़ता है लाभांश, जबकि अगर ऋण पत्र जारी किए जाते हैं तो उनके बदले में कंपनी को जनता को ब्याज देना पड़ता है। तो ये इनके ऊपर स्थिर दर से ब्याज दिया जाता है, यानी जो ब्याज की दर होती है वो फिक्स होती है। फिर ये ऋण पत्र जारी करने के लिए, जैसे शेयर जारी करने के लिए सेबी की परमिशन जरूरी है, ऐसे ही ऋण पत्र जारी करने के लिए एक संस्था है जिसे हम क्रिसेल के नाम से जानते हैं, यानी भारतीय साख स्तर निर्धारण एजेंसी, ये इसका पूरा नाम है। इससे परमिशन लेने के बाद ही कोई भी कंपनी ऋण पत्र जारी कर सकती है। अब इसमें एक शून्य ब्याज ऋण पत्र जो है वो बहुत ज्यादा बीच में फेमस हुए थे। अब ये शून्य ब्याज यानी जिनके ऊपर ब्याज तो नहीं दिया जा रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा, लेकिन उनके ऊपर इनकम क्या है? इनकम थी, जैसे कि मान लीजिए ऋण पत्र जो है 1000 रुपए का है, तो कंपनी 1000 रुपए जब ऋण पत्र जारी कर रही है तो कंपनी को केवल 900 रुपए मिल रहे हैं, यानी वो कंपनी 900 रुपए ऋण पत्र बेच करके ले रही है, जबकि अब जब उसको वो पैसा वापस करना पड़ेगा तो 1000 रुपए वापस करने पड़ेंगे। यानी 1000 और 900 का जो 100 रुपए का डिफरेंस है वो ऋण पत्र खरीदने वाले का इंटरेस्ट होता है। तो ये जो शून्य ब्याज ऋण पत्र हैं ये बीच में फेमस हुए थे। अब कंपनी को ऋण पत्र जारी करके पैसा प्राप्त करने में कौन कौन सी जो है वो गुण है, यानी कौन सी सुविधाएं हैं। तो पहला है कि जनता की पहली पसंद होता है ये। क्यों? क्योंकि जनता शेयर में पैसा लगाती है या ऋण पत्र में पैसा लगाती है, तो शेयर में पैसा लगाने में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है, जबकि ऋण पत्र में पैसा लगाने में रिस्क कम होता है, क्योंकि इसके ऊपर स्थिर दर से ब्याज कंपनी को देना ही पड़ता है और समय पूरा हो जाने पर ब्याज को जो आपके लोन होता है उसको लौटाना भी पड़ता है। तो ये जनता की पहली पसंद होता है। इसके बाद है स्थिर दर से ब्याज, क्योंकि जनता को निश्चिंत होते हैं कि जो भी पैसा उन्होंने ऋण पत्र के रूप में दिया है उसके ऊपर उनको एक फिक्स रेट से जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा है बिक्री और आय स्तर, यानी कंपनी इन ऋण पत्रों को तब जारी कर सकती है जब कंपनी की जो सेल हो लगातार 2-4 वर्षों से, बिक्री स्थिर रहनी चाहिए और आय भी स्थिर रहनी चाहिए, यानी बिक्री और इनकम में कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लगातार एक जैसी बनी रहे तो वो ये ऋण पत्र जारी कर सकती है। फिर है इसके बाद ये जो आपके 4th पॉइंट है वो है नियंत्रण कम नहीं। मतलब जैसे समता अंश जारी करने पर जो समता अंश जारी होते हैं वो मालिक बन जाते हैं और कंपनी पर कंट्रोल करते हैं, इस तरह का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये कंपनी के मालिकों की तरह से कंट्रोल नहीं करते। फिर ये कम खर्चीला है, यानी ऋण पत्रों को मार्केट में जारी करने में जो खर्चा आता है वो अन्य के मुकाबले कम आता है। और कर की बचत, नेक्स्ट है कर की बचत, यानी इसमें जब कंपनी को अंश पे शेयर्स पे लाभांश चुकाना होता है तो कंपनी का लाभांश जो होता है उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ता है कंपनी को, जबकि ऋण पत्र के ऊपर जो ब्याज दिया जा रहा है उस ब्याज पर कंपनी को आपके सरकार को टैक्स नहीं चुकाना पड़ता, तो इससे कर की बचत भी होती है। इसके बाद इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, यानी आय पर स्थायी ब्याज। अब क्योंकि ऋण है, लोन है, तो उसको कंपनी को हमेशा ही जब तक वो लोन की टाइम पीरियड है तब तक वो कंपनी के पास है, लेकिन जैसे ही लोन का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा कंपनी को ये चुकाना ही पड़ेगा, यानी उसकी इनकम पर ये एक फिक्स स्थायी तरह का भार होता है। फिर अवधि पर भुगतान, उसकी जो लिमिट अवधि है उसके ऊपर उसको देना ही पड़ेगा। शेयर्स में ऐसी कोई लिमिट अवधि नहीं होती, जबकि ऋण पत्रों में लिमिट अवधि होती है। फिर ऋण लेने की क्षमता कम। अब जैसे कंपनी ने पहले ही ऋण पत्र मान लो मार्केट में जारी कर रखे हैं और कंपनी को अब और लोन चाहिए, तो जो और लेने की उसकी क्षमता होती है वो कम हो जाती है। कैसे? कि मान लीजिए कंपनी मार्केट से 1 करोड़ का लोन उठा सकती है, वो उसकी गुडविल के आधार पर है, लेकिन अगर उसने 50 लाख के
ऋण पत्र जारी कर रखे हैं, तो अब उसकी जो कैपेसिटी है लोन लेने की वो 50 लाख ही बची हुई है, यानी वो 50 लाख से ज्यादा लोन नहीं ले पाएगी। तो ये कहलाता है आपके ऋण लेने की क्षमता कम हो जाना। अब इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि ऋण पत्रों के प्रकार। जैसे पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार थे, ऐसे ऋण पत्रों के भी प्रकार होते हैं। 2 प्रकार के ऋण पत्र होते हैं, सुरक्षित और असुरक्षित ऋण पत्र। सुरक्षित ऋण पत्र वो होते हैं जिनके पीछे कंपनी जब उन ऋण पत्रों को जारी करती है तो कोई ना कोई संपत्ति गिरवी रखती है, तो वो सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। असुरक्षित ऋण पत्र वो होते हैं जिनके पीछे कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी जाती। पंजीकृत और वाहक सेकंड है। पंजीकृत ऋण पत्र वो होते हैं जिनको जारी करने के लिए उन ऋण पत्रों में किस व्यक्ति को जारी किया जा रहा है उसका नाम लिखा हुआ होता है, जबकि वाहक में ऐसा कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ होता। पंजीकृत में खास बात क्या होती है कि जिस व्यक्ति के पास ऋण पत्र है कंपनी उसी व्यक्ति को उस ऋण पत्र का भुगतान करेगी, जबकि वाहक ऋण पत्र का ऐसा होता है कि कंपनी ने जिस व्यक्ति को ऋण पत्र दिया, अगर उस व्यक्ति ने किसी और को उस ऋण पत्र को बेच दिया तो जिसके पास भी ऋण पत्र होगा कंपनी उसको भुगतान कर देगी। इसके बाद है परिवर्तनीय और गैर परिवर्तनीय। परिवर्तनीय ऋण पत्र वो होते हैं जिनमें कुछ समय के पश्चात यानी एक निश्चित अवधि लिखी हुई होती है, उस निश्चित अवधि के पास ये ऋण पत्र जो होते हैं वो समता अंशों में बदल जाते हैं, यानी आपके सामान्य शेयर बन जाते हैं, यानी मालिकों वाले अंश बन जाते हैं। जबकि गैर परिवर्तनीय कभी भी समता अंशों में नहीं बदलते। इसके बाद है प्रथम और द्वितीय। प्रथम का मतलब ये है कि ऐसे ऋण पत्र जिनके ऊपर प्रथम लिखा हुआ है और जिनके ऊपर द्वितीय लिखा हुआ है, तो जब पेमेंट का नंबर आएगा तो पहले उन ऋण पत्रधारियों को पैसा दिया जाएगा जिस पर प्रथम लिखा हुआ है। जब इनको भुगतान कर दिया जाएगा उसके बाद द्वितीय वालों को भुगतान किया जाएगा। ये थे आपके ऋण पत्रों के प्रकार। अब 9th जो आपका सोर्स है वो है वाणिज्यिक बैंक। हम बहुत सारे ऐसे बैंकों के नाम जानते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसा उधार के रूप में देते हैं। ये उधार जो है जमानत पर दिया जाता है। जमानत का मतलब कंपनियों को कोई ना कोई संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है। अब इसके गुण क्या है? समयानुकूल सहायता। बैंकों से कंपनी जब चाहे जिस समय चाहे पैसा ले सकती है, उसको जब भी आवश्यकता हो। दूसरा गोपनीयता। बैंक कभी भी अपने व्यापारी जो कस्टमर होते हैं उनकी कोई भी सूचनाएं किसी को नहीं प्रदान करती, तो गोपनीयता रहती है। फिर सुगम प्रणाली, मतलब जो प्रोसेस है शेयर के माध्यम से, ऋण पत्र के माध्यम से पैसा लेने के तरीके उनसे ज्यादा आसान है बैंक से पैसा लेना। फिर लचीला स्रोत है। कंपनी को ज्यादा पैसे की आवश्यकता है तो कंपनी ज्यादा पैसा ले सकती है, कंपनी को कम पैसे की आवश्यकता है तो कंपनी कम पैसा ले सकती है। अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। यहाँ कह रहा है ये कम अवधि। अब बैंक जो होते हैं ना वो लंबी अवधि के लिए लोन कम देते हैं अपने जो कंपनियां होती हैं उनको। ये कम अवधि यानी जो आपकी शॉर्ट टर्म है या मिड टर्म है, यानी लघु अवधि या मध्य अवधि के लिए ही ऋण देते हैं। इसके बाद इसकी प्रक्रिया जटिल है, यानी क्यों? क्योंकि बैंक भी अगर किसी कंपनी को या किसी को भी लोन देते हैं तो लिखा पढ़ी बहुत करनी पड़ती है उसमें, तब जाकर के पैसा मिलता है, तो प्रक्रिया जटिल है। इसके बाद कठिन शर्तें। उनकी जो शर्तें होती हैं वो बहुत कठोर होती हैं, जिनका पालन करना व्यक्ति का कंपनियों को कंपलसरी होता है। इसके बाद है आपके कठिन शर्तें। इसके बाद आ गया 10वां स्रोत, यानी अब जो स्रोत हैं वो विभिन्न वित्तीय संस्थाएं हैं। ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में पैसा रहता है और ये संस्थाओं को, कंपनियों को लॉन्ग टर्म लोन देती हैं, यानी ये वित्तीय संस्थाएं में हैं आपके लंबे अवधि के लिए ये लोन देती हैं। जैसे ये कहें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ये एक संस्था है जो कंपनियों को लॉन्ग टर्म यानी 5 साल, 10 साल या 15 साल के लिए लोन प्रदान करती हैं। राज्य वित्त निगम भी एक ऐसी संस्था है। आईसीआईसीआई बैंक जो है वो भी कंपनियों को बड़ी मात्रा में लंबी अवधि के लिए लोन देती है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी आपको बड़ी लंबी अवधि के लिए औद्योगिक बैंक देता है। राज्य औद्योगिक विकास निगम जो है ये भी कंपनियों को लंबी अवधि के लिए लोन देता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट जो है ये भी लंबी अवधि के लिए लोन देता है। फिर भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड जो है ये भी कंपनियों को लोन देने के लिए बनाए गए हैं। और जो LIC है जो आप सब जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी जीवन बीमा निगम, ये भी जो है वो बड़ी कंपनियों को बड़ी मात्रा में लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान करते हैं। अब इनके गुण क्या हैं? दीर्घ अवधि है, ये लंबी अवधि के लिए पैसा मिलता है। तकनीकी, मतलब ये लोन देने के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियों को तकनीकी सहायता भी देते हैं, यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित अगर उनको कोई सहायता चाहिए तो वो भी ये प्रदान करते हैं। इसके बाद साख में वृद्धि। जो कंपनियां वित्तीय संस्थाओं में से लोन लेती हैं उनकी गुडविल में वृद्धि हो जाती है, यानी उनकी गुडविल बढ़ जाती है। फिर भुगतान सरल किस्तों में,
क्योंकि जो पैसा उधार लिया गया है वो लंबी अवधि के लिया गया है, तो लंबी अवधि के लिए जो ज्यादा पैसा उधार लिया जाता है उसका भुगतान भी किस्तों में करना आसान होता है, तो भुगतान सरल किस्तों में किया जा सकता है। मंदी से में भी कोष उपलब्ध, यानी जब मार्केट में पैसा अवेलेबल नहीं हो, पैसा उपलब्ध नहीं हो, तब भी इन संस्थाओं से कंपनियों को पैसा मिल जाता है। इसके बाद अब ये यहाँ कह रहा है सीमाएं, कड़े मानदंड। अब क्योंकि ये लंबी अवधि के लिए पैसा दे रही हैं, तो कोई ना कोई जो है ये पाबंदियां लगाती हैं, जिनके कारण कंपनियों को जो अपना काम करने में जो है वो परेशानी महसूस होती है। फिर कुछ प्रतिबंध, यानी इनके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ प्रतिबंध जैसे मान लो ये कहेंगी कि जब तक कंपनी संस्था का लोन नहीं चुकाएगी तब तक कंपनी अपने मालिकों को लाभांश नहीं बांट सकती, तो ये कुछ कड़े प्रतिबंध भी लगाती हैं। इसके बाद निदेशक मंडल में प्रतिनिधि, जब ये संस्थाएं किसी भी कंपनी को लोन देती हैं तो अपना एक व्यक्ति निदेशक के रूप में कंपनी में प्रतिनिधि के रूप में ये शामिल करती हैं, जिससे कि वो कंपनी के ऊपर हमेशा चेकिंग करता रहे कि कंपनियां जो पैसा लिया है उसका गलत उपयोग तो नहीं कर रही हैं। ये आपके कुछ फाइनेंस के रिसोर्सेज थे जिनके बारे में मैंने आपको आज बताया। अब इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे।